Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, welcoming you all to our another video on the topic very important questions that are going to be there in your SSC MTS 2023 examination. So all of the aspirants, आप में से जो भी candidates SSC MTS 2023 की परीक्षाओं में बैठने वाले हैं और उसकी preparation में लगे हुए हैं, then please do not forget to watch this video till the end because इसमें जो हमने questions डाले हैं that are sure shot going to come in your question paper. अभी रिसेंटली जो भी CHSL के पेपर हो चुके हैं, TCS के पेपर हो चुके हैं और TCS ने जो रिसेंटली अभी क्वेश्चंस पूछे थे उसका भी एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जिससे कि जो आपको SSC MTS की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो को आपको SSC MTS के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, SSC MTS 2023 की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए आपको जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिएगी वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पाने के लिए जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके पास एक बेल आइकन गिवन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, सो एज हम जब भी किसी न्यू वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका होने वाला है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गाइज यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग अप एंड बिफोर गोइंग डीप इनटू द आंसर, गाइज जो भी डांस फॉर्म्स होते हैं जिसे हम नृत्य शैली के नाम से जानते हैं और जो भी वाद्य यंत्र वगैरह हैं, ये SSC CGL के टाइम से हम देखते आ रहे हैं, CGL CHSL सब में पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, सो कमिंग बैक टू द आंसर, कालबेलिया जो होता है वो राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो यहाँ पर आपको राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो कालबेलिया यहाँ की यानी कि राजस्थान की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसीलिए इस जाति का जो नृत्य है वो कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। और गाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी कालबेलिया नाम आता है सामने उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, वो आता है गुलाबो बाई को लेकर। तो जो गुलाबो बाई हैं वो कालबेलिया जाति की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। उसके बाद जो गुलाबो बाई हैं उनको गुलाबो सपेरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद रखना है। कालबेलिया राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो यहाँ पर कालबेलिया समुदाय इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसे वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल कर दिया गया है। तो गाइस 2010 के बाद से इसको यूनेस्को में भी इसका नाम शामिल हो गया है। कालबेलिया नृत्य के प्रमुख नृत्य कुछ इस प्रकार हैं। तो गाइस पणिहारी, इंडोनी, शंकरिया व बागड़िया, ये जो कुछ हैं ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं जो कि कालबेलिया नृत्य से संबंधित हैं, तो आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध नृत्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि गाइस होता है आपको कभी-कभी क्या होता है कि इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाते हैं, तो कुछ राजस्थान के नृत्य इस प्रकार हैं। तो गाइस घूमर, भवई, कालबेलिया, शहरी चक्री, कच्छी घोड़ी, चारी, कठपुतली नृत्य, चांग नृत्य आदि, ये सब आपके राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो लावणी नृत्य, धनगरी, गजालोक नृत्य, कोली नृत्य, तमाशा, पोवदास नृत्य आदि, यह सब महाराष्ट्र के लोकप्रिय नृत्य हैं। इसके बाद बात की जाए केरल की, तो केरल के कुछ प्रसिद्ध नृत्य इस प्रकार हैं, जिनमें से गाइस मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, कथकली, मोहिनीअट्टम और तिरुवथियर काली का अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। तो कथकली, मोहिनीअट्टम, थिरियट्टम, पढ़ैनी, थिरुवथिर काली आदि, ये सब आपके केरल के कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं। अब बात की जाए गुजरात की, तो गाइस गुजरात में तो आप सब जानते हैं डांडिया कितना ज़्यादा फेमस है, गरबा कितना ज़्यादा फेमस है, तो डांडिया, रास, गरबा, टिप्पणी, पदहार आदि, ये सब आपके गुजरात के कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं। उसके बाद बात की जाए झुमर या फिर झुमरू जो है,
झुमैर या फिर जो झुमरू है ये आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए भवाई, जो कि पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक स्टंट नृत्य है। तो गाइस भवाई जो होता है वो एक प्रकार का स्टंट डांस फॉर्म होता है। यह नृत्य अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध है और इस नृत्य में विभिन्न शारीरिक करतब दिखाने पर अधिक बल दिया जाता है। ऑफ कोर्स बिकॉज वो एक स्टंट फॉर्म ऑफ डांसिंग है, तो शारीरिक करतब तो दिखाने का उसमें प्रयास किया ही जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट गाइस, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो भीलों का नृत्य होता है वो कौन सा होता है। तो जो गैर नृत्य जो होता है उस जिसको गैर घालना, गैर घुमाना, गैर खेलना, गैर नाचना के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह नृत्य सभी समुदायों में प्रचलित है, लेकिन मेवाड़ एवं मारवाड़ में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको मेवाड़ और मारवाड़ का ध्यान देना है। इसे मारवाड़ में डांडिया गेर के नाम से व शेखावटी में गिद्दड़ के नाम से जाना जाता है। तो गाइस अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मारवाड़ में क्या किस नाम से पूछा जाता है, तो वो है डांडिया गेर, और शेखावटी में किस नाम से पूछा जाता है वो है गिंदड़। इस नृत्य की उत्पत्ति भीलों के एक नृत्य से हुई थी, इसीलिए उसको भीलों का नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट गाइस, अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं जिसमें भारत के जितने भी राज्यों के जितने भी प्रमुख लोक नृत्य हैं हम आपको वो बताएंगे, जिससे कि आपको किसी भी राज्य से रिलेटेड पूछा जाता है देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। तो चलिए देख लेते हैं। ओके सो सबसे पहले शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश। तो गाइज आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आपका आ गया कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, ओटम थेडल, वेदी नाटकम आदि। नेक्स्ट असम, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ताबाल, चौगनली, कानोई, झुमुरा, होब होब जानाई, ये कुछ असम के डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है बिहार। तो उसमें है जाट, जाटिन, बखो बखेन, पनवारिया, सामा, चकवा, विदेसिया आदि, ये सब आपके बिहार के डांस फॉर्म हैं। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात में जैसे अभी हमने डिस्कस करा, गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरुन, भावई, ये गुजरात के हैं। नेक्स्ट है हरियाणा, जिसमें झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागौर, ये सब हरियाणा के डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। झोरा, झाली, छारही, थामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी, ये सब हिमाचल प्रदेश के डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर, जिसमें रऊफ, हीकत, मंदजात, कूद, डांडी नाच, दमाली आदि। नेक्स्ट है कर्नाटक, जिसमें यक्षगान, हुट्ठारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी, ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं कर्नाटक के। नेक्स्ट आता है केरल। तो केरल के गाइस कथकली, जो कि शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का। उसके बाद आता है ओटम धुलाल, मोहिनीअट्टम और काईकोटिकली। फिर आता है महाराष्ट्र, जहाँ का कुछ डांस फॉर्म्स इस प्रकार हैं: लावणी, नकाटा, कोली, लेजम, गाफा, दहीकला, दशावतार या बोहादा। नेक्स्ट आता है ओडिशा। तो गाइस ओडिशा का जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओडिसी जो डांस फॉर्म है वो वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा सवारी, घूमरा, पेरांस, मुनारी, छाऊ भी वहाँ के डांस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है पश्चिम बंगाल, जिसकी बात करें उसमें आता है काठी, गंभीरा, छाली, जतरा, बाउल, मरासिया, महाल, कीर्तन। नेक्स्ट आता है पंजाब। तो पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, दफ, धामन, भांड, नकुला, ये सब काफ़ी फेमस है। उसके बाद बात की जाए राजस्थान की। तो गाइज राजस्थान का काफ़ी एक प्रचलित डांस फॉर्म है जिसका नाम है घूमर। तो घूमर वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। घूमर, चाकरी, गणगौर, गणगौर भी राजस्थान का काफ़ी प्रचलित नृत्य है। झूलन, लीला, झूमा, सुईसिनी, घपाल, कालबेलिया, कालबेलिया ऑफ कोर्स, जिसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है तमिलनाडु, भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कवाड़ी, ये सब तमिलनाडु के डांस फॉर्म्स हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापेली, जेता, ये सब वहाँ के हैं। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला, छापेली, ये डांस फॉर्म्स वहाँ के
काफ़ी फेमस हैं। तो गाइज़ ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए बिकॉज़ दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर पेपर में ये पूछे जा रहे हैं। सो गाइज़ सिमिलरली एज़ वी जस्ट डिस्कस्ड, यहाँ पर और भी राज्यों के नाम दिए गए हैं और उनके जो डांस फॉर्म्स हैं वो दे रखे हैं। तो गाइज़ ये पूरी लिस्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप, इन सब के जो शास्त्रीय नृत्य हैं और जो काफ़ी लोकप्रिय नृत्य जो कि इन सब राज्यों में किए जाते हैं वो आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ 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 अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो गाइस जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो टाइम ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड था वो था 1951 टू 1956। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। जो पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम इंदिरा गांधी था, उनके आपातकाल के दौरान साल 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कराया गया था और इसी के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने सिफारिश की थी तब जाकर ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो उसमें स्वर्ण सिंह समिति जो है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही इसको जोड़ा गया था। उसमें अब हम कुछ अनुच्छेद की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो गाइस सबसे पहले आता है अनुच्छेद 51। तो जो अनुच्छेद 51 है वो दर्शाता है उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मूल जो मोटिव है वो है। नेक्स्ट अगर बात की जाए अनुच्छेद 51 ए की, तो 51 ए के अंतर्गत संविधान राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 ए सब पार्ट बी की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना एक नैतिक नीति वचन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुच्छेद 51 सी की, तो उसमें एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता भाग 4 ए मौलिक कर्तव्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना है। इस जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामिनेशंस में आता है वो है मनरेगा एक्ट। तो गाइज मनरेगा एक्ट क्या होता है? तो मनरेगा की फुल फॉर्म मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। तो गाइज महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने ये शुरुआत करी थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है यह भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो गाइज ये डेट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। मनरेगा को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 14 दिनों तक रोजगार अगर नहीं मिलता है किसी को तो उस स्थिति में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि इस अधिनियम की जो जड़ें हैं यानी कि शुरुआत जो रूट्स हैं वो कहाँ से हुई हैं, तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना, जिसका शॉर्ट में MEGS के नाम से भी जानते हैं, 1972 में की थी। इस स्कीम के आर्किटेक्ट यानी कि जिसने ये स्कीम लागू किया, शुरुआत करवाया, पूरा बैकग्राउंड जो लेके आए थे, उनका नाम है ज्यो द्रेस। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। सरकार की बहुचर्चित योजनाओं में से एक मनरेगा का खाका तैयार करने में ज्यो ने अहम भूमिका निभाई थी। यह अधिनियम भारत में पहली बार, तो गाइस भारत में अगर पूछा जाता है पहली बार कब शुरू हुआ, तो 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि तब PV नरसिम्हा राव थे, उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
मनरेगा में आवास निर्माण का कार्य, तो अगर आपसे पूछा जाता है इसमें किस प्रकार के कार्य होते हैं या क्या किया जाता है, तो आवास निर्माण का कार्य, सिंचाई से संबंधित कार्य, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण का कार्य, जल संरक्षण का कार्य, ये सब प्रकार के कार्य किए जाते हैं। और ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर चकबंदी का कार्य और बागवानी का कार्य भी मनरेगा के ही अंडर आता है। अगर बात की जाए कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इस योजना की शुरुआत हरियाणा के सिरसा और महेंद्रगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से की गई थी। तो गाइज ये तीनों चारों आपको नाम याद में रखना है। जिसके बाद इन राज्यों में शुरू करने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था और उसके बाद तो ऑफ कोर्स पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो गाइज वहाँ अगर इसके नाम चेंज की बात की जाए तो साल 2009 में इसका नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा रख दिया गया था, क्योंकि गाइज पहले इसमें जो महात्मा गांधी का जो नाम था वो एडिड नहीं था, इसीलिए सिर्फ उसको नरेगा के नाम से बुलाया जाता था। नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसकी स्थापना 7 सितंबर 2005 में हुई थी। उसके बाद उसको जो नाम चेंज हुआ था मनरेगा रख दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2 अक्टूबर 2009 से शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोच नुशीन अल खादीर। अगर आपसे पूछा जाता है कैप्टन कौन है, तो कैप्टन है गाइस शेफाली वर्मा। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है, तो वो है हरमनप्रीत कौर और जो कोच हैं वो हैं ऋषिकेश कानितकर। उसके अलावा अगर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बारे में पूछा जाता है तो कैप्टन है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 लखनऊ समझौता क्या था? तो गाइस 1916 में एक अहम इवेंट हुआ था जिसका नाम दिया गया था लखनऊ समझौता। तो जो लखनऊ समझौता था वो दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग यानी कि AIML का एक संयुक्त सम्मेलन था। तो यहाँ पर ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संगठनों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता का नाम दे दिया गया था। अंबिका चरण मजूमदार, जो कि 1850 से 1922 भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, तो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस लीग समझौते से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिन प्रांतों में से अल्पसंख्यक थे वहां पर उन्हें अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 1916 के लखनऊ समझौते के बीच हस्ताक्षर किसने किया था, तो उस पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्तियां क्या होती हैं? तो गाइस वैसे तो राज्यपाल की काफ़ी शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों में से कुछ इस प्रकार हैं। तो राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल राज्य के अन्य बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल को अधिकार होता है कि वह अपनी सरकार से राज्य के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त करें। राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होते हैं। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी के निहित होती है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय जो होते हैं वो उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। कोर्ट मार्शल की सजा माफ करने की जो शक्ति होती है वो भी भारत में राष्ट्रपति के पास कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति होती है। लेकिन सिर्फ ये जो है चीज ऐसी है जो कि राज्यपाल के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरुवयारू फेस्टिवल जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो गाइज सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि थिरुवयारू फेस्टिवल जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक काफ़ी प्रसिद्ध त्योहार है, फेस्टिवल है। और यह कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में। तंजावुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो तंजावुर जिले के एक शहर थिरुवयारू में मनाया जाता है और इसको हर साल मनाया जाता है जनवरी मंथ में। पुष्य बहुला पंचमी,
तो एक पंचमी आती है, उस पर मनाया जाता है। बता दें कि यह त्योहार प्रसिद्ध संगीतकार और संत त्यागराज के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो संत त्यागराज भी आपको ध्यान में रखना है। थिरेवयारू उत्सव की बात की जाए तो उसको थिरेवयारू त्यागराज संगीत महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो उनके ही उपलक्ष्य में मनाते हैं और यह उत्सव भारत के सबसे बड़े संगीत उत्सवों में से एक माना जाता है। तो जो 5 दिवसीय और ये जो होता है, ये एक 5 दिवसीय संगीत समारोह होता है जो कि संत त्यागराज को समर्पित होता है और कर्नाटक संगीत के महानतम संत संगीतकार यानी कि त्यागराज जो होते हैं उनके नाम पर ये किया जाता है। पोंगल, बात की जाए पोंगल की तो गाइस पोंगल तमिल हिंदुओं का एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख त्योहार है। यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी तुलना नवान्न से की जाती है जो कि फसल कटाई का एक उत्सव है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर फेस्टिवल्स की जो कि तमिलनाडु के हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। तो गाइस सबसे पहले बात की जाए पोंगल, तो पोंगल फेस्टिवल, फिर आता है नत्यांजलि, फिर है कार्थिंगाई दीपम, फिर है जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल, नेक्स्ट आता है म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल जो कि चेन्नई में होता है, फिर है विनायका चतुर्थी, फिर है नवरात्रि और लास्ट में आता है दीपावली। ये कुछ ऐसे फेमस त्योहार आप कह सकते हैं, फेस्टिवल्स आप कह सकते हैं जो कि तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है संजय मल्होत्रा को और दिसंबर में उन्होंने पदभार संभाल लिया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो गाइस डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर, उसको पवन का देश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विश्व में पवन ऊर्जा का अनुपात सबसे ज़्यादा है और विश्व में पवन ऊर्जा का जो अनुपात है वो डेनमार्क में सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो वो है नीदरलैंड। डूबता हुआ सूरज नॉर्वे को कहा जाता है। उगते सूरज की भूमि जापान को मानते हैं। लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है और 7 पहाड़ियों का नगर जो है वो रोम इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मॉर्निंग कैलम जो कि दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीज ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन रूल अगेन जो कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक जो कि इंग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है पोप का शहर जो कि रोम इटली को माना जाता है और हवा वाला शहर गार्डन सिटी शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा जाता है। तो गाइज ये सारे जो नाम हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइस फेमस बुक जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है जिनको द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर पद्मश्री मिल्खा सिंह जो हैं वो एक भारतीय फील्ड स्प्रिंटर और ट्रैक धावक थे। वह राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में 400 मीटर जो दौड़ होता है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। तो गाइज ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वह 1960 ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे नंबर पर आए थे और उन्हें 45.73 सेकंड का वक्त लगा था जो कि 40 साल तक एक नेशनल रिकॉर्ड रहा था। मिल्खा सिंह का जन्म गोविंदपुरा यानी कि पाकिस्तान में हुआ था 20 नवंबर 1932 को एक राठौड़ राजपूत सिख परिवार में हुआ था। वह एक सिख धावक हैं जिन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 के ग्रीष्म ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनको उड़ता सिख यानी कि मिल्खा सिंह या फिर फ्लाइंग सिख इन सब नामों से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो गाइस अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम डिस्कस करेंगे और किसके द्वारा लिखी गई है वो हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट आपका आता है प्लेइंग इट माय वे जो कि सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह। सनी डेज सुनील गावस्कर। एस अगेंस्ट एस अगेंस्ट ऑड्स जो कि सानिया मिर्जा ने लिखी है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव की। अनब्रेकेबल मैरी कॉम। गोल्डन गर्ल अगेन जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है पीटी ऊषा की।
और लास्ट में आता है अ शॉट एट हिस्ट्री, जो कि बायोग्राफी है अभिनव बिंद्रा की। तो गाइज ये कुछ नाम हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब के मोहाली में। नेक्स्ट है 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली के द्वारा। भारत नई दिल्ली के द्वारा वो एशियाई खेल 1982 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गाइज जो कर्म नामक एक डांस फॉर्म है वो झारखंड राज्य का नृत्य है। यह कर्मा महोत्सव से जुड़ा हुआ है और यह अगस्त के महीने के दौरान मनाया जाता है। यह आदिवासी नृत्य है जो कि कर्म पूजा के शरतकालीन त्योहार के दौरान किया जाता है। यह नृत्य गोंडवाना की लोक संस्कृति से संबंधित है, तो यहाँ पर गोंडवाना भी आपको ध्यान में रखना है। और यह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है खरवार जनजाति द्वारा यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो गाइस जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य तौर पर अगर 100 डिग्री यानी कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि 38 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर उससे तापमान जाता है तो उस पर बुखार होने का दावा किया जाता है कि उस व्यक्ति को बुखार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में लगभग कितने जैव मंडल आरक्षित केंद्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स मौजूद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 18। यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैव मंडल यानी कि MAB कार्यक्रम 1972 सूची के आधार पर भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें जीव मंडल संरक्षित क्षेत्रों में से जो 12 संरक्षित जैव मंडल हैं उनके विश्व नेटवर्क का एक भाग है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 में 85 को बम्बई यानी कि मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इसके संस्थापक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो महासचिव जनरल सेक्रेटरी जो कि A.O. ह्यूम रहे थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बैनर्जी के अध्यक्ष नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में किसी भी राज्य द्वारा उत्पन्न या अर्जित कुल राजस्व का 25% कर यानी कि टैक्स जो कि लिया जाता है, उस टैक्स को क्या नाम से जाना जाता है? तो गाइस उस टैक्स का नाम है चौथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCCI? तो गाइस BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1928 में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस प्रकार हैं, अगर आपसे BCCI का CEO पूछा जाता है तो वो है हेमांग अमिन, प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी है जय शाह और चीफ नेशनल सेलेक्टर जो हैं वो हैं चेतन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियास खान जो विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गाइज वो एक सितार वादक थे, तो यहाँ पर सितार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज अ शैंडोंग सिटी गोल्ड माइंस लोकेटेड? सो गाइज शैंडोंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शैंडोंग जो कि चाइना में स्थित है। तो चीन में शैंडोंग प्रांत यानी कि शैंडोंग प्रोविंस जो है वो मेला लगता है, जो कि सोने का एक बड़ा भंडार जहाँ पर मौजूद होता है। तो शैंडोंग प्रोविंस जो है वो यहाँ करेक्ट, ओके सॉरी, चीन इज द करेक्ट आंसर और जो शैंडोंग प्रोविंस है वहाँ पर एक सोने का बड़ा भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो शतरंज यानी कि चेस से संबंधित हैं और नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज मोपिन त्योहार जो है वो अरुणाचल प्रदेश की गैलोंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहार है जो कि हर साल लूमी यानी कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। वहाँ पर लोग ऐसा मानते हैं कि इस त्योहार को मनाने से जो बुरी आत्माएं होती हैं वो भाग जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था? तो गाइस जो चंदेल राजा थे, चंदेल राजवंश के समय पे चंदेल जो राजाओं थे उन्होंने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया था चंदेल राजाओं ने, और खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण था वो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। अगर बात की जाती है ये कहाँ पर स्थित है, तो गाइस ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, और यह मंदिर जो है ये शिव को समर्पित है। जो खजुराहो मंदिर है वो 1986 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन, 2023-2024 के बजट के अनुसार निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसे का योगदान देगा? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 15 पैसे। और अगर आपसे पूछा जाता है जीएसटी यानी कि माल और सेवा कर जो होता है, जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं, वो राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसे का योगदान देगा? तो वो है 17 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवरी, हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भील जनजाति। कालबेलिया, भवई, शंकरया, पनियारी, इंडोनी, अग्नि नृत्य, तेरह ताली, गवरी, लांगुरिया, घूमर, गुड़ला, यह कुछ ऐसे नृत्य हैं जो कि राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य के नामों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो वो है आपका संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसमें पुलिस ऐसा कर सकती है। संज्ञेय अपराधों में हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण, जालसाजी आदि ऐसी कुछ चीजें शामिल हैं जब ये इस तरह का अ, पुलिस न्यायालय जो है उसको अनुमति दी गई है करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है आर वेंकटरमणी, जिनको भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2022 से अपना पद ग्रहण कर लिया था, और वर्तमान में भी आर वेंकटरमणी जो हैं वो भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल जो हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है? तो गाइस कुछ ऐसे चट्टान के रूप हैं, उनमें आता है आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। तो ये तीन तो हैं चट्टान के रूप, अगर इसके अलावा आपको ऑप्शन में कुछ और दिया जाता है तो वो नहीं होगा। तो गाइज आग्नेय शैल की बात करें तो आग्नेय शैल जो होता है वो मैग्मा और लावा के जमने से बनता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और इसके कुछ उदाहरण हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी शैल की बात करें तो जिसको द्वितीयकीय चट्टान भी के नाम से भी जाना जाता है, और इससे उदाहरण के रूप में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर भी है। नेक्स्ट है रूपांतरित शैल, जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है मार्बल, स्लेट, नीस, शीस्ट, संगमरमर और हीरा, ये कुछ रूपांतरित शैल हैं। संविधान में प्रस्तावना देश किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है? तो गाइस संविधान की जो प्रस्तावना है वो व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र किस कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली जो युक्त कौन सी कोशिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूकेरियोटिक। कवक किस सतह पर उग सकता है? तो जो कई कवक होता है वो आमतौर पर लकड़ी, ड्राईवॉल, असबाब कपड़े, वॉलपेपर, चिलमन, छत टाइल और कालीन पर उगते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है गोल्फ। गोल्फ से संबंधित यह एक ट्रॉफी होती है, और वह राइडर कप, मास्टर्स टूर्नामेंट, यूएस ओपन भी ओके सो राइडर कप, मास्टर्स टूर्नामेंट और जो यूएस ओपन होते हैं वो भी गोल्फ से भी संबंधित कप है। और बात की जाए कि इसको ओलंपिक में शामिल कब किया था, तो 1900 में इसको ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गाइस तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है भरतनाट्यम। संगीत नाटक अकादमी भारत के राष्ट्रीय अकादमी भारत के केवल 8 राष्ट्रीय नृत्य को मान्यता देती है। हालांकि संस्कृति मंत्रालय जो है वो छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिससे भारत को शास्त्रीय नृत्य की कुल 9 संख्या हो चुकी है। पहले 8 थी, अब 9 हो गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका करेक्ट आंसर है विंग्स ऑफ फायर। यह पुस्तक 1999 में प्रकाशित हुई थी और एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि अबुल पकीर जैनु जैनुलाब्दीन जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो हैं, जिनको मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रह चुके थे एपीजे अब्दुल कलाम। भारत सरकार से उनको कौन-कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था? तो 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और भारत सरकार द्वारा उन्हें 1997 में भारत रत्न का भी सम्मान प्रदान किया गया था। और बात की जाए उनकी साहित्यिक रूप से कुछ और पुस्तकों में जो उन्होंने लिखी थी, उसमें कुछ नाम इस प्रकार हैं। तो इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियल और माय जर्नी तथा इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, ये कुछ बुक्स हैं जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में जो एफ होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो गाइस एफआरबीएम जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, और जो ये बिल है दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2000। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। एफआरबीएम अधिनियम के उद्देश्य क्या होते हैं? तो एफआरबीएम अधिनियम 2003 सरकार के लिए अर्थव्यवस्था में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने, राजकोषीय घाटे को कम करने और सार्वजनिक धन के प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। यह अधिनियम सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा था? तो गाइज लिंगानुपात सबसे ज्यादा भारत में केरल में है। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है, 1084 के साथ सबसे ज्यादा। बात की जाए भारत के लिंगानुपात की तो उसमें 1000 पर 943 महिलाएं होती हैं, और जो हरियाणा है, हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है वो कम है, जो कि 877 है। 1038 के साथ उच्चतम केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में है। कुल मिलाकर दमन और दीव जो हैं वो लिंगानुपात की श्रेणी में सबसे कम पर आते हैं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 618। भारत की पहली जनगणना के बारे में बात की जाए तो भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित की गई थी, और जो पहली आधिकारिक जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा शुरू की गई थी। 2011 में भारत की जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना की गई थी। तो जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना का जो नारा यानी कि थीम था वो क्या था, तो वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बात की जाए 2011 की जो भारतीय जनगणना हुई थी उसके लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर है सीएम चंद्रमौली। अब गाइस लिंगानुपात के आधार पर भारत के जो राज्य हैं उनकी सूची हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको राज्य के नाम दिए गए हैं, फिर आपको लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बताया है, और 2001 में क्या स्थिति थी वो बताया गया है। तो आप अच्छे से उसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि ज़्यादा रहा या कम हुआ या क्या रहा। तो केरल की बात करें तो 1084 11 में, 1058 1 में, पुदुचेरी 1037 2011 में, 1001 2001 में, तमिलनाडु 996 2011 में, 987 2001 में, फिर है आंध्र प्रदेश 983 2011 में, 978 2001 में। तो गाइस इसी प्रकार आप छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर के बारे में देख सकते हैं। साथ ही साथ तेलंगाना, उड़ीसा, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, इसके भी आप सारे यहाँ पर कंपैरिजन के साथ देख सकते हैं कि किस
राज्य का कितना लिंगानुपात रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है वेम्पति चिन्ना सत्यम को, जो कि 15 अक्टूबर 1929 से 29 जुलाई 2012 तक रहे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में एक किंवदंती भी थे। उन्हें पूरी विश्व में नृत्य शैली की लोकप्रियता फैलाने का श्रेय भी दिया जाता था और उन्हें मद्रास से राजा लक्ष्मी पुरस्कार और बम्बई के संगीत पीठ सहित कई सम्मान प्राप्त हुए थे, जिसके साथ उन्हें 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? तो गाइस भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है पूरे विश्व में। सातवां जो है हमारा भारत, वो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश होने के बावजूद भी विश्व के पूरे क्षेत्रफल का मात्र कुछ ही प्रतिशत है। बात की जाए कुल क्षेत्रफल की तो वो 3,287,240 स्क्वायर किलोमीटर है और क्षेत्रफल विश्व के कुल सरफेस एरिया का मात्र 2.4% ही है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत का जो सातवां स्थान है वो किसके बाद आता है? रशिया, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद जो आता है वो है आपका हमारा भारत, जो कि 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर क्या रहा था? तो गाइस इट वाज 86.21%, जिसमें पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 90.94, महिला की बात की जाए तो 80.76% रहा है। 130 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ यह विश्वसनीय समय परीक्षण किया गया अभ्यास 10 साल में आंकड़े की एक सत्य संपत्ति ला रहा है। 1872 से शुरू हुआ था जब पहली जनगणना की गई थी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है गाइस नोट करने वाली, वो है निर्णायक जनगणना के संचालन की जो जिम्मेदारी आती है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के साथ ही रहती है। नेक्स्ट है 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया था और भारत सरकार ने मई 1939 में जनसंख्या के आकार, उसकी वृद्धि आदि पर आंकड़ों के एक व्यवस्थित संग्रह के विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर दिल्ली की जनसंख्या पूछी जाती है तो वो जनसंख्या अगर हम बात करें तो 1.67 करोड़ है जनगणना 2011 के मुताबिक, और जनसंख्या घनत्व जो है वो 11,297 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि देश में यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा है। और गाइस जैसे कि देश में साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए देश में, अभी हमने पहले बात करी थी, अब हम दिल्ली की बात करी थी, अब हम देश की बात कर रहे हैं। तो देश में साक्षरता दर अगर बात की जाए तो वो है पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14, और महिलाओं के लिए वो है 65.46। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो किस चीज से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट गाइस अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समानता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध इसमें है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यानी कि अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 जो कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। फिर आता है अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21 सुरक्षा केवल कार्यकारी कार्यवाही के खिलाफ उपलब्ध है। अनुच्छेद 22 जो कि बंदीकरण के विरुद्ध निरोध के विरुद्ध संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो गाइज इस दल की जो संस्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1923 को हुई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी।
यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। और भारतीय भाषाओं में स्वराज का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो अपना राज्य होता है। और असहयोग आंदोलन जो था उसकी विफलता के बाद ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मोतीलाल नेहरू जो कि इसके सचिव थे और चित्तरंजन दास जो कि अध्यक्ष थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक भी यही दोनों व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तदकल का जो जैन मंदिर है वो किस वंश ने बनाया था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है चालुक्य वंश। यह मालप्रभा नदी के किनारे बना हुआ है, जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। और पत्तदकल में स्मारकों का जो समूह है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में मौजूद है। मंदिर का जो परिसर है वो 543 से 753 ईस्वी के बीच शासन करने वाले चालुक्य वंश के शुरुआती दौर में ही बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? गाइस अगेन एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जहां पर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कंफ्यूज होकर गलत आंसर उसको अटेम्प्ट कर देते हैं। ये बहुत सिंपल है, एक थिन लाइन है। अगर आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो एनी बेसेंट है। और अगर आपसे प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो सरोजिनी नायडू हैं। इतना सा डिफरेंस है गाइस, जिसके कारण ये आंसर गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। विजयलक्ष्मी नेहरू पंडित जो थी वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। उसके बाद आता है सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का जो लोकप्रिय फसल उत्सव है, फसल त्योहार है, वो कौन सा कहलाता है? तो गाइस वांगला महोत्सव जो है वो कहलाता है, जो कि भारत के मेघालय के गैरोस के बीच सबसे लोकप्रिय त्योहार है। यह प्रजनन के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित एक फसल उत्सव के नाम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का तंका और तांबे का जो जीतल है वो किसने चलाया था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सुल्तान इल्तुतमिश जो थे, उन्होंने चांदी टंका और जीतल नाम के सिक्के उन्होंने चलाए थे। दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, टंका जो था वो चांदी का सिक्का था, जबकि जीतल जो था वो तांबे का था। और इल्तुतमिश वो पहले तुर्क सुल्तान थे जिसने शुद्ध अरबी के जो सिक्के थे वो चलवाए थे। उसने ही सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को भी आरंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह यानी कि जोवियन प्लैनेट कहलाता है? तो गाइस कुछ ग्रह जिनको जोवियन ग्रह माना जाता है वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण। और बात की जाए कि जोवियन ग्रह होते क्या हैं, तो गाइस जोवियन ग्रह वह होते हैं जो कि मूल रूप से गैसों के बने होते हैं, जिनकी कोई ठोस सतह नहीं होती। वह मूल रूप से हाइड्रोजन हीलियम गैसों के बने होते हैं। और आकार बात की जाए तो आकार में काफी बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं वो संतूर वादक थे। उनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1991 में उन्हें पद्मश्री और 2001 में उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट गाइस, अब हमने एक लिस्ट प्रोवाइड कराई है अगेन प्रमुख वाद्य यंत्र के साथ साथ उनके वादकों की। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पंडित रविशंकर सितार, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, उस्ताद असद अली खान वीणा वादक, अमजद अली खान सरोद वादक। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं।
नेक्स्ट है टी एच विनायकरम घट्टम वादक, रामनाथ वी राघवन मृदंगम, पंडित राम नारायण सारंगी वादक, शकुर खान सारंगी वादक, अली अकबर खान सरोद वादक, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बाज सितार, एम एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक, यू श्रीनिवासन जो कि मंडोलिन के नाम से जाने जाते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार, विश्व मोहन भट्ट वीणा, तोताराम शर्मा तबला और अल्लाह रखा खां तबला के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो गाइस विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ते के लेप को किया जाता है, किस प्रक्रिया में उसको प्रयोग किया जाता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है गैल्वेनाइजिंग, जिसको जस्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गाइस भारत में जो शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है वो है गुजरात, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर है तेलंगाना, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर आता है राजस्थान। नेक्स्ट है भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक 2021 में पैराशूटिंग निशानेबाज में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली थी अवनी लेखरा। नेक्स्ट है दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगम विलय किया गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 3 एज ऑफ 22 मई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद ही इस्तीफा दे दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लिज ट्रुस, जिन्होंने 20 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन में आर्द्रता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो गाइस एक चीज होती है जो कि साबुन में मिलाई जाती है, जिसका नाम होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल नामक जो चीज होती है, जो जब साबुन में मिलाई जाती है तो वो उसको सूखने से बचाता है, तेजी से साबुन ना सूखे इसीलिए उसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट है मानव को कौन से युग में उत्पन्न हुआ? प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुरापाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल किस राज्य का त्योहार है? तो गाइस हॉर्नबिल त्योहार जो है वो हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक, तो ये नोट कीजिएगा, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है, पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है, यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण भी है। इसके अलावा जो पक्के पागा हॉर्नबिल होता है उसे, इस महोत्सव को अरुणाचल सरकार ने राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो गाइस कुछ अब हम आपको नाम बताएंगे शास्त्रों के बारे में, जिनके लेखक कौन है वो भी बताएंगे, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, अर्थशास्त्र की बात की जाए तो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, गीत गोविंद के लेखक जयादेव, महाभारत के लेखक वेद व्यास, रामायण के लेखक वाल्मीकि, विक्रमांक देव चरित के जो लेखक हैं वो हैं बिलहर, राजन तरंगिणी के हैं कलहर, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य और हर्षचरित कादम्बरी बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल भारत की किस दिशा में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्वी दिशा में। भारत ने चीन, नेपाल, बर्मा, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमाएं साझा की हुई हैं। यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं, तो उसमें नाम आते हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और गाइज यहाँ पर कितने किलोमीटर्स में है वो भी हमने आपको बता दिया है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा, जस्ट इन केस अगर आपसे किलोमीटर्स में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको वो पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शहनाई वादक कौन है? तो आपको बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, ये सभी जो है ये शहनाई वादक है। अगर इनके अलावा कुछ और पूछा जाता है तो वो शहनाई वादक नहीं होगा।
बात की जाए बिस्मिल्लाह खां की, उनको भारत रत्न से नवाजा गया था 2001 में, पद्म भूषण दिया था 1968 में और पद्म विभूषण दिया था 1980 में। उसके अलावा उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया था 1961 में। उसके बाद अगर बात की जाए अली अहमद हुसैन खान की, तो इनका जन्म 21 मार्च 1939 में हुआ था और 16 मार्च 2016 को उनका निधन हो गया था। ये भारत के एक शहनाई वादक थे और उनका जो जन्म था वो कोलकाता में हुआ था। वे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बाद शहनाई वादक के तौर पे सबसे ज़्यादा मशहूर थे और उन्होंने वर्ष 1973 में दूरदर्शन के उद्घाटन कार्यक्रम में शहनाई भी बजाई थी। इसके अलावा बात की जाए एम एस सुब्बुलक्ष्मी और रविशंकर की, तो उनके बाद बिस्मिल्लाह खां सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार हैं। पहला एम एस सुब्बुलक्ष्मी हो गई, दूसरी रविशंकर हो गए, तीसरे नंबर पे आते हैं बिस्मिल्लाह खां। क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने सन 1025 में लूटा था। और वो उस चाहता क्या था, वो सारी संपत्ति लूटना चाहता था और उसको नष्ट भी कर दिया था उसने। और 17 बार महमूद गजनवी ने ऐसा किया था। जो महमूद गजनवी था वो अफगानिस्तान का राजा था जिसने 999 से 1030 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक में कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी? तो गाइस मुगलों का जो शासक था औरंगजेब, उसने कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था लेकिन उसे अपने मंसूबों पर कामयाबी नहीं मिल पाई थी। यह मंदिर जो है ये दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बना हुआ सबसे बड़ा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। और एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा भगवान शिव के मंदिर के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस वो है मृणालिनी साराभाई जो हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो भरतनाट्यम कलाकारी हैं। और इनके जन्म की बात की जाए तो 11 मई 1918 हुआ था, मृत्यु 21 जनवरी 2016। यह अहमदाबाद गुजरात की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, कोरियोग्राफर हैं और प्रशिक्षक भी थी। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब गाइस कुछ बात कर लेते हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के जो नर्तक हैं उनके बारे में। तो रुक्मणी देवी अरुणदेव भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी, पंडित बिरजू महाराज कथक, उदय शंकर फ्यूजन, केलुचरण मोहपत्र ओडिसी, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी, गुरु बेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम एवं ओडिसी, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, शोभना नारायण कथक, श्रीमंता शंकरादेवा सत्रिया, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम एवं कथकली, कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम, बी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी, तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम, कुमारी कमला कथक और अलामेल वर्ली जो थे वो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थे। तो गाइस ये सारे नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किन के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था? तो गाइस 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। लखनऊ की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी और अनुदारवादी गुट थे वो भी फिर से मिल गए थे। और ये जो समझौते के जो प्रमुख निर्माता थे वो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित होता है? तो गाइस 1854 में जो सर चार्ल्स वुड थे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा था जिसे वुड का घोषणा पत्र यानी कि वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया था। द वुड डिस्पैच 1854 ने सुझाव दिया कि भारत के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें स्थानीय भाषाओं को शुरू किया जाए एवं उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मीएंडर मीन्स? तो गाइस मीएंडर जो होता है वो तरह का घुमाव आप कह सकते हैं। एक कर्वी बेंडी पाथ जो होता है उसको मीएंडर के नाम से जाना जाता है। यह नदी का एक ऐसा मोड़ या चौड़ा घुमाव होता है जो कि कटाव और अपक्षय प्रक्रियाओं के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है जियोर्जिया मेलोनी, हु इज द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर सिंस 22 अक्टूबर 2022।
गाइस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आईवीएफ का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। तो गाइस आईवीएफ इज़ अ प्रोसेस जिसमें जो वुमेन का एग होता है और मेन का स्पर्म होता है, लेबोरेटरी में उसको ज्वाइन कराया जाता है इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज द in order to do the fertilization process and then the baby birth obviously। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो गाइस आर्टिकल जो 44 यानी कि अनुच्छेद 44 है उसके तहत नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और देश भर में ये लागू करने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी 1950 को जो चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जो कि शुरू हुआ था 1950 में और अब हर साल इसे मनाया जाता है। और इसे क्यों मनाया जाता है? नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करने के लिए, उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट के जो पत्तियां होती हैं उसमें मौजूद क्या होता है? तो गाइस पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को पर्णहरित कहते हैं और जो पर्णहरित होता है वो एक पौधे के हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस खेलने की सतह की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो गाइस जो ऊपरी सतह होती है वो 2.74 मीटर लंबी और 1.525 मीटर चौड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल इमेज जो आभासी इमेज होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुताकोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो गाइस कर्नाटक एवं केरल के तुलुनाडु क्षेत्र में ये काफी ज्यादा प्रचलित है। तुलुनाडु के तटीय जिलों और कर्नाटक के मलेनाडु के कुछ हिस्सों और उत्तरी केरल भारत में कासरगोड से आत्मा पूजा का एक एनिमिस्ट रूप है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द जोया फैक्टर? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है अनुजा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो गाइस उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो भारत के सबसे ज्यादा व्यापक वन हैं और उनको मॉनसून वन भी कहा जाता है। यह वन जो होते हैं ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स नहीं है? तो गाइस जो मिलेट्स होते हैं उनके कुछ प्रकार इस प्रकार हैं ज्वार, बाजरा, रागी, सांबा, कंगनी, सीना, कोदो, कुटकी, चेवा, सावा और कुट्टू। और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो वो मिलेट्स का रूप नहीं होगा। सो गाइज दैट्स इट, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम लेकर आए थे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, जो कि 100% आपको आपके MTS 2023 की एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा तो प्लीज़ हमारे और भी जो MTS के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ चुके हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी देखिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें, then please do subscribe our channel and follow us for more such videos and comment down below in the comment section कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कि हम हमारे चैनल पर लेकर आए। That's it for today. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. Follow us like this you are following and spread the love that you are already giving to us. Thank you so much.